धैर्या जब पैदा हुई ना तो उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर कहा था, लाखों में एक है मेरी बेटी, इसीलिए मैं अपनी बेटी का नाम भी एकदम यूनिक ही रखूंगी। आज से मेरी बेटी का नाम होगा धैर्या। धैर्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ मेरा नाम इतना अजीब क्यों है? मैम भी कहती हैं कि स्पेलिंग लिखने में हमेशा उन्हें कंफ्यूजन होती है। तुम्हारा नाम बाकी लड़कियों की तरह रीता, गीता, संगीता, सुनीता नहीं है, धैर्या है, धैर्या। और इतने खास नाम के साथ तुम भीड़ में सबसे अलग नजर आओगी, बस इसीलिए हमने तुम्हारा नाम धैर्या रखा है। माँ की बात धैर्या के मन में इतनी गहरी बैठी कि उस दिन के बाद धैर्या को जीवन में सब कुछ यूनिक ही चाहिए होता था। बात चाहे कपड़ों की हो, खाने पीने की या फिर दोस्त बनाने की। उसने भीड़ के पीछे चलना कभी भी पसंद नहीं किया। वो हमेशा वही काम करती जो सबसे अलग होता। धीरे धीरे समय बीता और धैर्या एक छोटी बच्ची से एक शादीशुदा औरत बन गई। शादी के बाद, अरे बेटा, ये इतने महंगे महंगे सूट तू कहाँ से लेकर आई है? कुछ ज्यादा ही महंगे नहीं है? अरे मम्मी जी, ये सब डिजाइनर सूट हैं। इनके पास कुछ सिलेक्टेड पीस ही बनाए जाते हैं। इनके जैसा बाजार में आपको कोई और सूट मिलेगा नहीं, बस इसीलिए ये महंगे होते हैं। अरे तो क्या जरूरत है इतने महंगे सूट खरीदने की? इनमें ऐसा कौन सा सुर्ख आपका पर लगा है? हमने जो सूट पहन रखे हैं वो अच्छे नहीं है क्या? और तेरे इन सूटों से ना आधे से भी कम दाम क्या है? मम्मी जी, आप नहीं समझोगी। जो ड्रेस सब लोग पहन रहे हैं उसे पहनने में भी कोई मजा है? मजा तो सबसे यूनिक ड्रेस पहनने में ही आता है। अच्छा भाई, हमें तो आज से पहले ये बात पता ही नहीं थी। सिर्फ सूट ही नहीं मम्मी जी, मैं अपनी साड़ी, शूज, बैग, यहाँ तक कि अपने कमरे के पर्दे और चादर भी डिजाइनर ही लेती हूँ, ताकि जो सामान मेरे पास है उनकी जैसा और किसी के पास हुई ही ना। हे भगवान, पता नहीं कौन सी शुभ घड़ी में ये खर्चीली लड़की हमारे घर आ गई। इसके यही तेवर रहे तो ये तो कुछ ही दिन में हमारा पूरा घर बिकवा देगी। ये कॉटन के हजार हजार रुपए में धक्का खाने वाले सूट 6,000 के खरीद कर लाई है। बता, है कोई तुक भला इस बात का? बहू के रंग ढंग देखकर सास मंजूषा थोड़ी परेशान रहने लगी थी। मम्मी जी, इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन घर के काम तो जैसे खत्म ही नहीं होते। और वंश भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहने लगे हैं। कहते हैं कि मैं पूरा दिन घर के कामों में ही उलझी रहती हूँ और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देती। तो बेटा, मैंने तुझे कब मना किया नौकरानी रखने से? लेकिन तेरा ही कहना था कॉलोनी में सब बहुओं ने नौकरानी रखी हुई है, इसलिए तू काम वाली नहीं रखेगी। अरे मम्मी जी, वो मैंने सोचा कि काम वाली रखने से क्या होता है, मैं तो हूँ ही सबसे अलग। अगले दिन धैर्या की सास मंजू एक काम वाली सरिता को पकड़ कर ले आती है। हाय आंटी जी, कितनी सुंदर है आपकी बहू। पूरी कॉलोनी में और किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं है। ए, तू आंटी किसे कह रही है? आंटी होगी तू, मेरी उम्र की होगी और मुझे आंटी कह रही है। लो, इज्जत से बात कर रही है, मैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अरे मेरी तो ना आंटी जी 12 साल में शादी हो गई थी, इसलिए मैं ऐसी दिखती है। अभी तो मैं बस 25 साल की है। अच्छा, फिर तो तू मेरी बहू से भी छोटी है। 30 साल की तो मेरी बहू है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? वो सामने वाली बिल्डिंग में तेरी बहू काम करती है, मुझे पता नहीं क्या? अरे क्या आंटी जी, आप बिना बेकार की बातें लेकर बैठ गई। आप ये बोलो, काम कराना है कि नहीं? हाँ हाँ, कराना है, तुम कल से आ जाना। ठीक है मैम साहब, मैं आ जाएगी। काम वाली के जाने के बाद। अरे तूने तेवर देखी इसके? कहानी बनाने में एक नंबर है ये। आई बड़ी मुझे आंटी कहने वाली, खुद बुढ़िया होकर मुझे आंटी आंटी कर रही है। मुझे तो ये सरिता फूटी आंख नहीं सुहाई। छोड़िए ना मम्मी जी, क्या करना है हमें? जो बोलती है बोलने दीजिए। मंजूषा को सरिता से अजीब सी चिढ़ हो गई थी, इसलिए जब भी वो काम करने के लिए आती मंजूषा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। अरे भाभी, कितना सुंदर सूट पहन रखा है आपने। आपको पता है, सेम इसी कलर और डिजाइन का सूट ना मेरे पास भी है। क्या बात कर रही है? तेरे पास कहाँ से आया? कहाँ से आया का क्या मतलब भाभी? अरे मैं खरीद के लाई ना सरोजिनी मार्केट से। उधर सब एक से एक डिजाइनर सूट मिलते हैं। 400 का पड़ा। कोई देखकर कह नहीं सकता कि 400 का है। अरे नहीं नहीं, तेरा 400 वाला अलग होगा, मेरा तो 4000 का है। क्या भाभी, मैं आपसे झूठ बोलेगी क्या? अरे सेम टू सेम डिट्टो है। अच्छा चलो, मैं ना कल के पहन के आती हूँ बस। नहीं नहीं नहीं,
तू वादा कर, वो सूट पहनकर इस कॉलोनी में कभी पैर भी नहीं रखेगी। वादा कर मुझसे। अच्छा ऐसा कर, मेरा ये सूट भी ना तू ही रख ले। अब खुश? लेकिन इन दोनों सूट को पहनकर इस मोहल्ले में कभी नजर मत आना। अरे 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 भाभी, क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे लिए तो मैं सूट पहनकर कभी इधर नहीं आएगी बस। हे भगवान, बचा लिया आपने। मैंने कल ही अपनी किटी में सबको बताया था कि मैं 4000 का सूट लेकर आई हूँ। अगर ये सरिता मेरे जैसा सूट पहनकर कॉलोनी में आ जाती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। 2-3 दिन बाद। भाभी एक बात बोलो क्या आपको? आपकी ना मेरी चॉइस एकदम सेम टू सेम है। क्या? ऐसा किसने बोला तुझे? अरे भाभी मैं बोल रही है ना, मेरी और आपकी चॉइस सेम टू सेम है। अच्छा, वो कैसे? आप यकीन नहीं करेगी भाभी, आपकी बेडशीट के जैसे डिट्टो सेम टू सेम बेडशीट मैं लेकर आई लिए कल बाजार से। और उधर बाजार में ना 200 का सेल लगेला था। क्या बढ़िया बेडशीट मिल रही थी। तू पागल है क्या? ये तुझे 200 वाली बेडशीट नजर आ रही है? ये 3500 की एक बेडशीट है और ये किसी सेल से नहीं खरीदी मैंने, कस्टमाइज करवाई है। मतलब भी पता है तुझे कस्टमाइज का? इसका मतलब एक सिंगल पीस है ये। इसके जैसी कोई और बेडशीट बाजार में मिल ही नहीं सकती। क्या भाभी, कोई भी आपको बना देता है और आप बन भी जाती है। कौन बोला आपको इसके जैसी दूसरी बेडशीट नहीं बन सकती? अरे मेरे पास सेम टू सेम है, मैं बता रही है ना आपको। सरिता की बात सुनकर धैर्या को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी चॉइस को। अब मेरा टेस्ट एक काम वाली से मैच करने लगा है। देख सरिता, किसी और को मत बताना कि तेरे घर में मेरे घर जैसी बेडशीट है। अरे भाभी क्यों नहीं बताएगी? मैं किसी का लेकर खाया है क्या मैंने, या चोरी डकैती किया है कि मैं झूठ बोलूं? मैं तो डंकी की चोट पर बोलेगी कि मैं सेल से खरीद के लाई लिए। अरे मैंने बोला ना तुझे किसी को नहीं बताना। अच्छा ठीक है, ले ये बेडशीट भी ना तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए ये बेडशीट। लेकिन तूने कॉलोनी में किसी को भी बताया ना तो फिर तू देखना, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। अरे भाभी तो ऐसा बोलो ना कि नहीं बोलने का है किसी को। अच्छा ठीक है, अब आप इतना जिद कर रही है ये बेडशीट मेरे को देने का, तो रख लेती है मैं। धैर्या को अपनी चॉइस पर और अपने हर सामान पर जितना गुरूर था वो सरिता ने आकर चकनाचूर कर दिया था। कभी वो उसकी साड़ी को अपनी साड़ी जैसा बताती तो कभी सूट को, कभी बेडशीट को तो कभी नेल पेंट को। और धैर्या भी अपना सामान गुस्से में उठाकर उसे पकड़ा देती। ये सिलसिला शायद ऐसे ही चलता रहता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना धैर्या ने कभी नहीं की थी। भाभी भैया आपको प्यार बहुत करते हैं, सच्ची। कितनी मदद करते हैं ना आपके घर के कामों में। वो तो है, मेरे वंश जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है भाभी, भैया एकदम मेरे मर्द जैसे ही दिखते। वही लंबाई चौड़ाई, वही बाल और एकदम वही आदत है। आपको पता है, वो भी ना मेरे को घर का कोई काम करने नहीं देता। बोलता ही तू रानी है, मेरे घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो घर का काम करेगी। काम वाली को अपने पति की तुलना वंश से करता देख धैर्या के सब्र का बांध टूट गया था। अच्छा, अगर तुझे रानी बनाकर रखता है तो इधर नौकरानी का काम क्यों करती है? जाकर अपने महल में राज करना। धैर्या की बात सुनकर उसकी सास मंजूषा आती है। अब क्या करेगी? इसके पास तो तेरे जैसा पति भी है। अब अगर इसने किसी को बता दिया कि तेरे पति के जैसा डिट्टो सेम पति इसके पास है तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी कॉलोनी में। ऐसा कर, अपना पति भी उठाकर इसे दे दे। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? बेटा मैं तो वही कह रही हूँ जो तू आज तक करती आई है। तुझे पता भी है ये तेरी सरिता कितनी डेढ़ सयानी है। कल मैंने इसे इसकी बहू से बात करते हुए सुन लिया था। कह रही थी 502 वाली मैडम तो एकदम बॉर्डम है, उनको बस एक बार उकसा दो, सब सामान उठाकर मेरे को दे देती है। तू बस देखती जा मैं कैसे बिना चोरी किए उनके घर पर हाथ साफ करती हूँ। क्या मतलब ये जानबूझकर ऐसी बातें करती थी? और ये बोर्डम किसको बोली तू? तेरी तो अरे अरे मेम साहब, मैं अगर आज की बात तू मुझे इस घर में दिखाई दी ना तो फिर तुझे दोबारा कोई नहीं देख पाएगा। सरिता अपनी पोल खुलती देख 5 से 9 2 11 हो जाती है और धैर्या भी उस दिन के बाद ये यूनिक सामान खरीदने का अपना फितूर छोड़ देती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में घर का काम करने के लिए कोई अच्छी काम वाली मिलना बहुत बड़ी बात है। हिमांशी को पुष्पा नाम की एक अच्छी काम वाली मिल तो गई थी,
लेकिन जितनी तेजी से वो काम करती थी उससे दुगनी उसकी जुबान चलती थी। एक दिन हिमांशी ने पुष्पा से कहा, पुष्पा, राहुल और मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। तुम दोपहर का खाना मत बनाना, रात का खाना बनाकर चली जाना। हाँ दीदी, आप चिंता ना करो, मैं अच्छे से सारा काम कर लेगी। आप जाओ अपने रिश्तेदार के घर। हिमांशी और राहुल के जाने के बाद पुष्पा ने नाचना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ दीदी और भैया चले गए। अब पूरा दिन एसी चलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। नहीं, लेकिन पहले घर का काम करके फ्री हो जाती है मैं, इसके बाद आराम से एंजॉय करेगी। अब एक दिन के लिए सही, लेकिन वो पूरा घर पुष्पा का था। अब पुष्पा घर की सफाई करने लगी, तभी उसकी नज़र हिमांशी की बहुत सुंदर सैंडल पर पड़ी। बाबा रे, दीदी की चप्पल तो बहुत सुंदर है, मैं पहन कर देखती है, मेरे पैरों में तो ये सैंडल बहुत अच्छी लगेगी। पुष्पा ने वो सैंडल पहन तो ली, लेकिन हाई हील होने की वजह से उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। अरे बाबा रे, दीदी कैसे पहनती है इस फर्स्ट फ्लोर को? इस चप्पल को पहनकर और इस पर से कूदकर तो इंसान सुसाइड भी कर सकता है। रे बाबा, हमें अपना काम खत्म कर लेती है जल्दी से। पुष्पा जल्दी से सैंडल रख देती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। काम करने के बाद उसे भूख लगती है। क्या बनाए खाना? एक काम करती हूँ, जैसे दीदी और भैया बाहर से ऑर्डर करते हैं वैसे मैं भी कर लेती हूँ। पुष्पा पास में पड़े मेन्यू कार्ड को उठाती है और उस पर लिखे फ़ोन नंबर को डायल कर देती है और कॉल करके कहती है, हेलो पिज्ज़ा वाले भैया, एक गर्मा गर्म पिज्ज़ा भिजवा दो। पता है ना किस पत्ते पर भेजना है? मैडम, आपको कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए और एड्रेस हमें नहीं पता, आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए। अरे बाबा रे, जो भी सबसे अच्छा पिज्ज़ा हो वही भेज दो ना भैया। और अकबर रोड पर जो बड़ी सी सफ़ेद बिल्डिंग है ना, उसमें फ्लैट का नंबर है 202। बाबा रे, इतना ही पता है मुझे, अब जल्दी से आ जाओ ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अब पुष्पा बेसब्री से पिज्ज़ा का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पिज्ज़ा वाला बहुत देर बाद आया। रे बाबा रे, इतनी देर में पिज्ज़ा लाएगा तो मैं भूख से मर नहीं जाती क्या? सॉरी मैडम, वो आपने एड्रेस इतना आसान तरीके से बताया था ना, तो अकबर रोड पर जितनी भी सफ़ेद बिल्डिंग है मैं उन सारी बिल्डिंग में गया और सबसे लास्ट में इस बिल्डिंग में आया, तब कहीं जाकर आपका फ्लैट दिखा। रे बाबा, आपको पहले इस बिल्डिंग में आना चाहिए था ना। जी मैडम, गलती हो गई, आगे से पहले इस बिल्डिंग में आऊँगा। चलो भैया, मिल गई ना आप 2 पिज्ज़ा। गरम गरम है ना, ठंडा तो नहीं कर दिया ना? नहीं मैडम, ठंडा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म है। अब पुष्पा बड़े मज़े से टीवी और एसी चलाकर पिज्ज़ा खाती है और इसी तरह शाम हो जाती है। पुष्पा खाना बना रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। लगता है भैया और दीदी आ गए। अच्छा है, मेरा खाना भी बन गया। पुष्पा दरवाज़ा खोलती है। राहुल और हिमांशी अंदर आ जाते हैं। राहुल जैसे ही अंदर आता है उसे महसूस होता है कि पूरा घर ठंडा हो रहा है। पुष्पा, ये घर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? तुमने एसी चलाया था क्या? रे बाबा, ना भैया ना, मैंने एसी को हाथ भी नहीं लगाया। आज मौसम अच्छा है ना भैया, इसलिए आपको ठंड लग रही है। अच्छा, आपको पता है हिमांशी दीदी, मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है? क्या बनाया है जो इतनी खुश हो रही हो? आज मैंने आपके लिए बनाया है कढ़ाई पनीर। अरे वाह पुष्पा। अच्छा सुनो पुष्पा, तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह टाइम से आ जाना। अच्छा दीदी, अपन चलती है। इस तरह पुष्पा ने एसी की बात पर कढ़ाई पनीर का पर्दा डाल दिया। पुष्पा के जाने के बाद राहुल कहता है, हिमांशी, तुमने पुष्पा को ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। तुम्हें पता है आज सुबह से उसने एसी चला रखा है और बोल रही है कि मौसम अच्छा है। जो मन में आता है करती है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। तुम कोई और काम वाली देख लो ना। चुप रहिए आप। आपको तो घर का कुछ काम करना नहीं पड़ता, इसीलिए पुष्पा को हटाने की सोच रहे हो। पता भी है यहाँ काम वाली कितनी मुश्किल से मिलती है। अगले दिन पुष्पा काम करने घर पर आती है तो वो जैसे ही किचन में जाती है बहुत जोर से चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर हिमांशी और राहुल कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुष्पा डरी सहमी एक कोने में खड़ी है। इस तरह उसे खड़ा देख राहुल हैरानी से कहता है, अरे पुष्पा, दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है जिसने तुम्हें इस तरह चुपचाप होने पर मजबूर कर दिया? भैया, इस सिंक के अंदर बर्तनों के नीचे एक छिपकली है। क्या छिपकली? कहाँ
कहाँ है? बचाओ बचाओ। राहुल हिमांशी और पुष्पा के पीछे छुप जाता है। क्या राहुल, तुम तो मुझसे और पुष्पा से भी ज्यादा डर रहे हो। सिंक के अंदर से बर्तन हटाओ ना और उस छिपकली को भगाओ यहाँ से। कौन मैं? कभी नहीं, मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, घिन आती है। अरे कितनी गंदी होती है, बिल्कुल छोटे मगरमच्छ की तरह। बाबा रे बाबा, अरे भैया मर्द होके डर रहे लो, अरे भगा दो ना उसे। हमारे गांव में तो छोटे छोटे बच्चे छिपकली की पूंछ पकड़ कर खेलते हैं। और हाँ भैया, इन बर्तनों को हटाओ तो साबुन लगा लगा कर हटाना, वो क्या है ना, धोने में आसानी होगी ना। राहुल पुष्पा को हैरानी से देखता है तो हिमांशी राहुल को डांटते हुए कहती है, आप इस तरह उसे क्यों देख रहे हो? लगा दो ना बर्तनों पर साबुन, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और देखा ना, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। बेचारा राहुल सारे बर्तनों पर साबुन लगाता है और छिपकली को भी भगा देता है। पुष्पा कहती है, लाइए भैया, अब जल्दी से ना मैं बर्तन पानी से धो देती हूँ। ना, जब मैंने बर्तन पर साबुन लगा ही दिया है तो मैं बर्तन धो भी तो सकता हूँ। तुम नाश्ता तैयार कर दो। राहुल बर्तन धो देता है और पुष्पा मन ही मन खुश होकर कहती है, भला उस छिपकली का, उसकी वजह से भैया ने मेरे सारे बर्तन धो दिए। ए छिपकली, तू रोज आना और रोज भैया से मेरा काम कराना। इसी तरह पुष्पा कभी कोई बहाना करके राहुल से घर का काम कराती रहती। जब पुष्पा की सैलरी मिलने का समय आया तो राहुल ने उसे आधी ही सैलरी दी। पुष्पा ने रुपए गिने और राहुल से कहा, रे बाबा, क्या भैया, आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको रुपए गिनने भी नहीं आते? आपने मुझे आधे रुपए दिए हैं। पुष्पा, मुझे रुपये गिनने आते हैं, मैंने जानबूझकर तुम्हें आधे रुपये दिए हैं। काय को भैया? इस महीने तो मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। अरे पुष्पा, तुम्हारा आधा काम तो मैं ही करता हूँ, तो तुम्हारी आधी पगार मेरी हुई ना। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, दे दो ना उसकी पूरी पगार। ये लो पुष्पा अपनी पूरी पगार, और ये 1000 रुपये अलग से। रे बाबा भैया, ये 1000 रुपये क्यों दिए? क्योंकि तुमने इन्हें घर का काम करना जो सिखा दिया है, इसलिए। बाबा रे, अपन तो डरिच गेला था। बाबा रे, तुम्हें डराने के लिए सही तो किया था। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। राहुल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो पुष्पा हिमांशी के साथ मिलकर घर संभालती है। वो हिमांशी के साथ राहुल को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करती है। कभी कभी रात में वो अपने घर पर भी नहीं जाती। पुष्पा, तुमने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। अरे बाबा, नहीं दीदी, आप मुझे ना अगले महीने पगार देना। अभी भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, और आप भी काम पर नहीं जा रही हो, तो अभी मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर हिमांशी की आंख में आंसू आ गए। पुष्पा ने हिमांशी को चुप कराया और बोली, दीदी आप रो मत, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं भैया से सारा काम कराएगी और पगार भी भैया से लेगी। वो 1000 फालतू देते हैं ना, इस वास्ते। हिमांशी पुष्पा की बात सुनकर हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद राहुल ठीक हो जाता है और वो भी पुष्पा को थैंक यू कहता है। एक दिन राहुल पुष्पा के साथ मिलकर घर की सफाई करवा रहा था। वो चेयर पर चढ़कर तस्वीर साफ करने लगा, तभी उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। पुष्पा, वो कपड़ा उठाकर देना जरा। भैया, मैं पुष्पा काम वाली, मैं झुकेगी नहीं साला। ये सुनकर हिमांशी जोर जोर से हंसने लगी और राहुल पुष्पा से कपड़ा मांगकर शर्मिंदा हो गया। नीचे मुंह कर वो मुस्कुराने लगा।